जिस वक्त क्राइम होता है तुरंत अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्विक्ट होने से बच सकता है, कोई भी अपराधी छूट सकता है। आरुषि तलवार हत्याकांड का मामला, बिल्कुल। उसमें आज तक ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लेवल पर ही ठीक नहीं हुई, तो वो कोर्ट के अंदर भी इंसाफ सही तरीके से आज तक नहीं दे पाए। न्याय का मंदिर है, वहां पर सबको ये यकीन होता है कि वहां अगर मामला गया तो हमें न्याय मिल जाएगा। बिना सबूतों के कोई भी चीज विम्स एंड फैंसीज में ओरली बोली गई उसका कोई आधार नहीं है। यहाँ सिर्फ सबूत सबूत और सबूत, कानून सिर्फ सबूतों पे चलता है। आपके सामने कोई क्राइम होता दिख रहा है, कितने लोग विटनेस बनते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो भी अपराध करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग बहुत पावरफुल लोग होते हैं। पूरा कानून ये कहता है कि उसको पूरी सिक्योरिटी और उसकी पूरी सेफ्टी इंश्योर करी जाएगी। एक कांस्टेबल दे दिया जाता है जिसके पास एक ऐसी गन होती है जो शायद चले भी ना चले, हो सकता है डंडे के साथ वो आ जाए, तो ये सिक्योरिटी का क्या करेगा कोई विटनेस? लूप होल होने की वजह से एक आम आदमी डरता है। वो रील्स देखते हैं एक रिच क्लास के पर्सन की, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुषार, ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछो, मैं सच बता रही हूँ। मैं वाकई में बहुत, मुझे देख के ये चीज़ रियलाइज होती है कि ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि लोग स्पेशली वुमेन्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द इंस्टाग्राम लाइफ ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। सिस्टम तो बन जाता लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन लेवल पर वो फेल हो जाता है। करेक्ट, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी लड़की कहीं से भी एफआईआर कर सकती है, क्राइम भले ही कहीं भी घटित हुआ हो। वो वीसी से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाह रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते? पैसा, पावर या पॉलिटिशियंस जुडिशरी को इन्फ्लुएंस या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कितनी बार हम देखेंगे जजेस को ये पता होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति गलत है, कि कहीं ना कहीं जुडिशरी पे किसी चीज का हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट में आपका सभी का स्वागत है। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे खतरा पैदा होता है एक उस अवेयरनेस के मिसयूज का। और जब हम बात करते हैं लॉज की, जब हम बात करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज की, या फिर हम बात करते हैं कोर्ट्स की या लीगल मैटर्स की, वहां पर अवेयरनेस किसी के लिए अच्छी लेकिन किसी के लिए वो हथियार बन जाती है मिसयूज करने का। तो हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा लॉ सिस्टम है, हमारी जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, इनसे कैसे आपको दूर रहना है और कैसे अगर आप फंस गए हैं तो बचना है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपके लिए मैं आज एक पॉडकास्ट लेकर आया हूं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आजकल लोग कानून से ज़्यादा सोशल मीडिया के ट्रायल से डरते हैं, मीडिया ट्रायल से डरते हैं। और वो मीडिया ट्रायल या वो सोशल मीडिया ट्रायल को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में जानी मानी एडवोकेट हैं और जूही अरोड़ा इनका नाम है, और हमारे साथ वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जानूंगा, बहुत सारी चीज़ों को समझूंगा। लेकिन जब मैं कह रहा था ना कि अभी मिस यूज़ की बात, इसका मतलब है कि लोगों के मन में जो कानून का डर था वो डर कम हो गया। लोगों को लगता है कि कानून को छला जा सकता है, कानून से बचा जा सकता है। क्या यह हकीकत है? जी, मैं ये मानती हूँ ये आधा सही है और आधा गलत। क्योंकि ये कहना कि हम कानून से डरते नहीं हैं तो ऐसे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसे बहुत प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे कानून ने ऐसे लोगों को सज़ा दी है जहाँ पे पूरे देश ने देखा है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और कुछ चीज़ों में लोग कई बार बड़े तरीके से आसानी से कानून के हाथ से छूट जाते हैं। वहाँ हम मान सकते हैं कि उन लोगों को लगता है कि हम उस कानून से बच सकते हैं, हमारे पास एक पूरी ताकत है कि हम कानून खरीद सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि ये सही चीज़ समझनी चाहिए कि सिर्फ एक दो लोग अगर इस तरीके से किसी तरह से बच गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया कानून को अपने हाथ में ले सकती है और उस तरीके से लॉ को भी अपने हाथ में ले पाएगी। अच्छा, ऐसा ये होता है क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं कि कचहरी से कोई बच गया, मतलब कोई दोषी था, किसी ने कोई गुनाह किया था लेकिन वो बच गया। बच कैसे जाता है? देखिए, बचना या कन्विक्ट होना, एक्विट होना, वो कोर्ट की अपनी डिसीजन है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बिल्कुल रूट कॉज देखें, जो होती है इन्वेस्टिगेशन इज अ प्राइम वे टू डिसाइड कि कोई भी मुजरिम कन्विक्ट होगा या क्विट होगा। तो अगर हम जिस वक्त क्राइम होता है, अगर क्राइम होने के बाद तुरंत अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करी जाए, उसके सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्विक्ट होने से बच सकता है, कोई भी अपराधी छूट सकता है। अगर कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं कमी आती है
और अगर उसका केस ढंग से पुट अप नहीं रखा जाए, जो कि वकीलों की वजह से, तो कहीं ना कहीं वहां एक उस लूप होल का ऐसे अपराधी फायदा उठाते हैं। मैम, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पर। आपने कहा कि लूप होल्स होते हैं, अगर लूप होल्स में अगर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुई है तो एट द एंड रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा, किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां पर ये कहा जाता रहा, जैसे आरुषि तलवार हत्याकांड का मामला, उसमें आज तक ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लेवल पर ही ठीक नहीं हुई, जो एविडेंसेस थे वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं हुए, तो वो कोर्ट के अंदर भी इंसाफ सही तरीके से आज तक नहीं दे पाए। कहते हैं कि जो कोर्ट होता है, जो जज जहां पर बैठते हैं, वो न्याय का मंदिर है। वहां पर सबको ये यकीन होता है कि वहां अगर मामला गया तो हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये तो बहुत डिपेंडेंट नहीं है सिस्टम, कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही करे, अगर उसने लूपहोल छोड़ दिया तो एडवोकेट भी सही तरीके से नहीं रख पाएगा मामले को, और जज भी फैसला नहीं दे पाएंगे। देखिए तुषार, इसमें दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे न्यायाधीश हैं, हमारी कोर्ट है, उसका काम है सबूतों के आधार पे किसी को सजा देना। बिना सबूतों के कोई भी चीज़ विम्स एंड फैंसीज में ओरली बोली गई, उसका कोई आधार नहीं है। आप जानते हैं आपने खून किया है, ये जानते हैं आपने खून किया है, लेकिन अगर कोर्ट के पास सबूत नहीं है तो कोर्ट के हिसाब से आपने खून नहीं किया है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सबूतों पे चलता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंडेंसी इसलिए है क्योंकि ये पहला धर्म ही हमारे पुलिस का है। पुलिस का धर्म है कि इन्वेस्टिगेशन को करा जाए, लेकिन उससे पहले धर्म आता है एक आम पब्लिक का। क्या एक आम पब्लिक का धर्म नहीं है कि अगर कोई क्राइम घटित हो रहा है तो उसको सही टाइम पे पुलिस को इन्फॉर्म करा जाए? या आपके आसपास लोगों में अगर क्राइम होने वाला है तो आपको पता है तब भी आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, फिर हम सारा टीकड़ा सिर्फ पुलिस को क्यों फोड़ें? मेरा ये मानना है, एक आम आदमी की फंडामेंटल अगर ड्यूटी भी है, अगर राइट्स हैं, तो साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ड्यूटी भी देता है। हमारी ड्यूटी ये है कि हम सही तरीके से, किसी भी तरीके से एक अपराधी को सजा तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका, अगर आपके सामने कोई क्राइम होता दिख रहा है, कितने लोग विटनेस बनते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे सामने देश में कितने लोगों का खून हो जाता है, कितने लोगों का रेप हो जाता है, आपके सामने होता है, कितने लोग खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि ऐसा हुआ है और मैं आपके लिए गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि हम अगर एक एक इंसान इस चीज को मान ले कि मैं विटनेस दूंगा, अगर मैं सच में उसमें विटनेस हूँ, या मैं सबूतों या पुलिस के साथ पूरा कॉपरेशन दूंगा, तो पुलिस क्यों नहीं पूरी तरह से अपना काम करेगी? और कहीं ना कहीं कई बार हम देख सकते हैं कि कुछ मैटर्स में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, आपके जो लैब्स की टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर लूप होल्स निकलते हैं तो वहाँ एक अपराधी उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आप कितने सारे कोर्ट केसेस में रहे होंगे और आपने प्रैक्टिस की है, कितने केसेस में आपको लगता है कि जो पुलिस के लेवल से एविडेंसेस आने चाहिए थे वो एग्जैक्ट तरीके से आए? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये चीज़ मानते हैं कि जो चीज़ कई बार होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। हमारे एक केस में आप मानेंगे कि एक सामने अपराधी जिसने कितने लोगों को कमेटी में लूटा, जो चिट फंड होती है, लेकिन क्योंकि एक आम आदमी जब चिट फंड चलाता है तो वो अग्रीमेंट नहीं करता, कोई भी चिट फंड की ऑथराइजिंग नहीं होती, उसके बाद भी पैसा देता है सिर्फ गुड फेथ में कि आप मेरा हर महीने कैश में कमेटियां चलाते हैं। तो एक आम पब्लिक कैश में चला रही है और उसके बावजूद आप पुलिस से एक्सपेक्ट करो कि वो उससे उसका लेके निकल आए, एक एविडेंस निकाले। तो क्या एविडेंस निकालेंगे? आप चिट फंड चला रहे हो, आपने कोई ऑथराइजेशन नहीं कर रखी, आपने कोई अग्रीमेंट नहीं कर रखी, आप कैश में दे रहे हो पैसे एक आदमी को जो आपका पैसा लेके फरार होता है, तो वहां एक सफरर कौन है? आम आदमी। और पुलिस उस चीज में हाथ पैर अपने खड़े कर देती है। वो कहती है हमारे पास कोई रिकवरी नहीं है, कोई पैसा अकाउंट में नहीं गया, कोई चिट फंड का कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो हम एविडेंस दे कहां से? ऐसे केसेस में आंखों के सामने अपराधी छूटते हैं और कितने करोड़ों का वो घपला कर चुके होते हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि सबूत नहीं है। तो मैं ये आपके व्यूअर्स को समझाना चाहती हूँ कि आप प्लीज, आप सचेत हो। ये कह के कि प्रशासन की गलती है, पुलिस की गलती है, हम अगर अपनी गलतियों को समझें, अगर हम सचेत हो जाएं, कहते हैं ना, एक नागरिक को सचेत होने की बहुत जरूरत है। आप देख सकते हैं कितने फ्रॉड होते हैं आज की डेट में, ऑनलाइन फ्रॉड्स हम देख रहे हैं, कितने बैंक्स में फ्रॉड हो रहे हैं। एक OTP रिलीज होता है और आप फौरन OTP डाल देते हैं, ये कह के कि डिलीवरी है, डिलीवरी मेथड्स आजकल OTP वाले यूज होने लगे। तो कहीं ना कहीं हमें सचेत होने की जरूरत है, बजाय हम सिस्टम को ब्लेम करें, बजाय हम जुडिशरी को ब्लेम करें। मुझे लगता है अगर हम अवेयर होंगे तो हमारे को बेटर न्याय मिल सकता है, और कहीं ना कहीं अगर गलतियां हैं दूसरी तरफ तो वो जरूर उजागर होनी चाहिए।
अगर कोई पुलिस की तरफ से गलती है तो बेशक उसका पूरी तरह से विवरण होना चाहिए। एज अ लॉयर भी मैं ये बोलती हूँ कि हम कहीं हद तक हम इस चीज़ को छुपाते नहीं हैं, हम चुप नहीं बैठते। अगर हमें दिख रहा है सामने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमी है तो उसको पूरी तरह से उठाया जाता है, डिमांड करी जाती है री इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ तक कि आयो चेंज करने तक की डिमांड करी जाती है। अच्छा। क्योंकि बहुत से मामले में ऐसा होता है जहाँ पे आयो जो है बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करते। आयो मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं और बेचारे जो खुद लड़कियां हैं जो खुद केस देने गई हैं उन्हीं के पे उल्टा केस हैरेस करा जाता है। मेरे एक केस में मैं हैरान थी, एक लड़की ने अपनी एफआईआर के लिए अर्जी करी अलीगढ़ से और उसका केस ट्रांसफर कर दिया कानपुर में, क्योंकि वो कानपुर थी, उसकी 0 एफआईआर थी। 0 एफआईआर तो पुलिस ने कर दी, लेकिन जब उसका केस कानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पे उसको बुलाया गया कि आप आइए कानपुर, अपनी स्टेटमेंट दीजिए। उसने कहा मैं कानपुर नहीं आ सकती, तभी मैंने 0 एफआईआर अलीगढ़ में करी है। अगर मैं आ पाती तो मैं बिल्कुल आती, क्योंकि मेरे को जान का खतरा है। उस आयो ने इतनी बदतमीजी से मेरे क्लाइंट से बात करी कि वो रोती भी, उसने कहा कि मुझे मैं केस ही नहीं लड़ना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है पुलिस कर्मचारियों में भी, कि वो चीज़ समझे कि अगर 0 एफआईआर करी है वो इसीलिए करी है कि वो खुद नहीं आ सकती। और अब तो लॉ बहुत सारी चीज़ें कहता है, आपके पास वीसी से करने का प्रोविजन है, स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप उसको वहां से कॉपरेट कर सकते हो, आप जबरदस्ती बुला के हैरेस क्यों करना। लेकिन मैम बहुत सारी चीजें बन तो जाती हैं, सिस्टम तो बन जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन लेवल पर वो फेल हो जाता है। करेक्ट। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे देश के उन ऑफिशियल्स की नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन के लेवल पे भी प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल है, और ये कहीं ना कहीं आप मानती है फेल, ये यहाँ पर फेलियर है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये इस चीज का फेलियर है कि आपने भले हाफ पार्शियल फेलियर है, क्योंकि आपने एफआईआर तो कर दी 0, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी लड़की कहीं से भी एफआईआर कर सकती है, क्राइम भले ही कहीं भी घटित हुआ हो। लेकिन अगर उसको वो वीसी से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाह रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप उसको प्रेशर कर रहे हैं उसी मोहल्ले में जाके वो स्टेटमेंट जाए जहां वो उसको अपनी जान का खतरा है, चाहे वो जाना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेलियर होता है और वहां पे एक विक्टिम को और हैरेसमेंट मिलती है और वो विक्टिमाइज्ड होता है कि मैं कानून से उसका एक भरोसा टूटता है और वो कहीं ना कहीं हार जाती है उस पहली स्टेज पे ही कि मैं आगे कैसे लड़ूं, अगर मुझे पहले स्टेज पे इस तरह का कॉपरेशन है। तो वहां मैं उसको समझाती हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली डीसीपी को एक नोटिस लिखे, एप्लीकेशन लिखे और चेंज ऑफ आयो मांगे। ये बहुत ईजी है, आप चेंज ऑफ आयो किसी भी परिस्थितियों में मांग सकते हैं अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि बदलाव करा जाए। तो ऐसे केसेस में यही बेटर रहता है कि हम एक चेंज मांगे जिससे कि हमें बेटर न्याय मिल सके। मैम क्या आप ये मानते हैं कि पैसा, पावर या पॉलिटिशियंस जुडिशरी को इन्फ्लुएंस या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या करते हैं? देखिए, ये कहना कि इन्फ्लुएंस होती है जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा ये गलत है कि हमेशा हम देखें कि इन्फ्लुएंस होता है। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जुडिशरी पे किसी चीज़ का प्रभाव तो पड़ता ही है, इन द सेंस कि अगर कोई ऐसा मैटर जो मीडिया में बहुत उछल गया है, जो पहले ही मीडिया ट्रायल हो रहा है और जहां इतना ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स है, वहां पे जुडिशरी परेशान हो जाती है कि उसको किस तरीके से हैंडल करा जाए। अगर हम कोई भी ऐसा मैटर करते हैं जहाँ पे सज़ा दे देते हैं और बाहर भीड़ खड़ी है या सज़ा नहीं देते तो भीड़ खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मीडिया ट्रायल मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मीडिया ट्रायल की वजह से जो एग्जैक्ट तथ्य होते हैं वो सामने नहीं आ पाते जुडिशरी के, एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट होता है जो विजिबल नहीं होता है। क्योंकि जब आप बेंच पे बैठते हैं और जब बेंच के इधर होते हैं, दोनों सोचने में, समझने में, पहलू में बहुत फर्क है। बेंच के इधर बैठा आदमी की सोच और बेंच के उधर बैठे जज की सोच में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उसको एक न्यूट्रल पर्सन होकर सोचना पड़ता है कि मैं जिस पे फैसला दे रहा हूँ, इनरिस्पेक्टिव ऑफ मीडिया ट्रायल, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, सिर्फ सबूतों के आधार पे उन्हें सिर्फ फैसला देना है। कितनी बार हम देखेंगे जजेस को ये पता होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति गलत है, बट क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं होता है। लड़कियां कितनी बार ऑन ओथ गलत देकर जाती हैं स्टेटमेंट, बट क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या ये स्पेशल पावर नहीं होती जजेस के पास कि उनको लगता है कि ये है, सबूतों का अभाव भी है, बट स्टिल वो अपना फैसला दे पाए कि भाई ये दोषी है? देखिए, पहली बात तो तुषार मैं बोलूँगी कि यहाँ आपके लगने से या मेरे लगने से या जज के लगने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ सबूत, सबूत और सबूत। कानून सिर्फ सबूतों पे चलता है। आपके सामने चाहे 10 बार
अपराध करा हुआ मुजरिम क्यों ना खड़ा हो, लेकिन अगर 11वीं बार वो कर आए और उसके पास सबूत नहीं है तो आप उसको अंदर नहीं कर सकते। सब चीजें सबूतों पे ही चलती है। मैम यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मार भी सकते हैं, ये हमारे लॉ कहता है, बट सेल्फ डिफेंस का सबूत कहां से देगा वो इंसान? आधी रात में किसी के ऊपर हमला होता है, वो उसको सामने वाले को मार देता है, वो तो कोर्ट केस लड़ता रह जाएगा, सबूत उसके पास है नहीं, कोई लाके दे नहीं पाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बनते ही हैं ऐसे केसेस में। कहीं ना कहीं वहाँ जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को आगे रखती है और पूरी चार्जशीट फाइल करती है, विटनेस होते हैं साथ में, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, पूरी चार्जशीट पे देखते हुए, पूरे आर्ग्यूमेंट्स होते हुए ही कोर्ट प्रेसिडेंट्स को बट आप मैम ये एग्री करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे देश की एक सोच है, या एक बहुत बड़े मास लेवल पर सोच है कि अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो पुलिस भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करती, वो भी केस क्लोज करो, चार्जशीट दायर करो, केस को आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। ऐसे में एक आम आदमी पिस जाता है, जो निर्दोष है वो पिस जाता है, वो एक लंबी लड़ाई लड़ता है कानून के दहलीज पर, और फिर वो अल्टीमेटली वही परेशान होता है। जी बिल्कुल, ये तो सत्य है रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि एक आम आदमी जब कोर्ट कचहरी में फंसता है तो वो अच्छा फंसता है। मैं ये नहीं कह सकती कि आज आप गए और कल आपको न्याय मिल जाएगा। हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत है, बैकलॉग केसेस का बहुत है। कहीं ना कहीं पुलिस ही अपनी चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं करती। कितने केसेस में पुलिस चार्जशीट अपने टाइम पे फाइल कर रही है? क्या रिफॉर्म्स ना लाएं? आप देखिए, BNSS में अभी रिफॉर्म आया ना, अभी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर चेंज हुआ, जहाँ पे बोलता है आपको चार्जशीट फाइल करनी है, पर कितने लिमिटेड टाइम के अंदर जो है कि वो चार्जशीट फाइल हो रही है, कितने केसेस में हो रही है? नहीं होती चार्जशीट फाइल। इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर आप चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे तो आप एक जो अपराधी है वो डिफॉल्ट बेल के हकदार है। यानी आप बोल रहे हैं कि आईपीसी की जगह BNS आने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है? देखिए, अंतर तो है, एग्जीक्यूशन लेवल पर अंतर है। एग्जीक्यूशन लेवल पे किस थाने से कौन सा एग्जीक्यूशन किस लेवल पे हो रहा है, ये तो हर जगह का अपना अपना है। मैं ये नहीं कह सकती पैन इंडिया अगर कोई एग्जीक्यूट हुआ है तो वो सब जगह एक ही चीज हो रही है, मास लेवल पे, लेकिन मास लेवल पे भी बहुत चीजें बदलना जरूरी है। सही से सेंसिटाइज होना जरूरी है। अगर सही समय पे सही एक्शन लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपराधी बच सकता है। उसको सही तरीके से सजा मिलनी चाहिए। बट क्योंकि मैंने जैसे ही आपके पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कहा कि बहुत सी जगहों पे कई बार सिर्फ विटनेस ना मिलने की वजह से अपराधी छूट जाता है, कोई गवाह ना मिलने की वजह से। वहाँ गवाह देने वाला कौन है? गवाह देने वाले आप, मैं, हम जैसे लोग ही हैं। हम तो अगर हम जैसे लोग भी अगर किसी क्राइम को होते हुए देखते हैं और अगर विटनेस खड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें में बदलाव आ सकता है। लेकिन मैम, विटनेस के लेवल पर भी बहुत टाइम पर या तो प्रेशराइज्ड होता है, या तो जान का खतरा होता है, या कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, किसी भी लेवल पर इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि जो भी अपराध करता है उसमें से ज्यादातर लोग बहुत पावरफुल लोग होते हैं। कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, सबको अपनी जान प्यारी है। इस सिचुएशन में एक निर्दोष तो फिर भी पिसा ना, तो हमारा जो जुडिशरी है वो कैसे इंश्योर करेगा कि अगर एक कोई विटनेस आ रहा है तो उसकी A to Z सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? जी बिल्कुल है, हमारे यहाँ प्रावधान है। मैं बताना चाहूंगी, अगर आपका कोई भी व्यूअर कहीं विटनेस बनना चाहता है या बन सकता है तो वो डरे नहीं, क्योंकि पूरा कानून ये कहता है कि उसको पूरी सिक्योरिटी और उसकी पूरी सेफ्टी इंश्योर करी जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी भी लीक नहीं करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी सेफ्टी नहीं मिलेगी, आपको पूरी श्योरिटी मिलेगी। आप पूरी याचिका डाल के आप उसकी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, आप पूरा अपनी आइडेंटिटी लीक होने से रोक सकते हैं। सब चीज़ों का है, लेकिन बात यह है कि कितनी चीज़ एग्जीक्यूट होती है, यही एक सवाल है कि एग्जीक्यूशन में कहाँ तक आता है और क्या वाकई में सेफ्टी मिलने के बाद भी। मैडम, सिक्योरिटी के नाम पर एक कांस्टेबल दे दिया जाता है जिसके पास एक ऐसी गन होती है जो शायद चले भी ना चले, हो सकता है डंडे के साथ वो आ जाए, तो ये सिक्योरिटी का क्या करेगा कोई विटनेस? करेक्ट, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं यहाँ एक लीक होने की वजह से, एक लूप होल होने की वजह से एक आम आदमी डरता है बिल्कुल उस न्याय की सीढ़ी चढ़ने से। और ये एक दिन में नहीं डरा है, ये कई दशकों की प्रैक्टिस है जिसने हमारे दिमागों में डाल दिया है कि दूर रहो तो अच्छा है। बुजुर्ग कहते रहे सफेद कोट, काला कोट और खाकी, इनसे जितना दूरी उतनी अच्छी। सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करें हम ऐसे युग में कि अब आपको सफेद कोट की भी जरूरत पड़ेगी और काले कोट की भी जरूरत पड़ेगी और खाकी की भी जरूरत पड़ेगी, तो दूर रहना तो बहुत मुश्किल है। अब तो ये समझें कि समाज में अपने घर से लोग अपने हर बच्चे को, मैं तो कहती हूँ, सफेद कोट भी पहनाएं और खाकी भी पहनाएं और काला कोट भी पहनाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत इन्हीं 3 लोगों से आएगी और यही 3 बचाएंगे। वेल, सोशल मीडिया ट्रायल, आपने मीडिया ट्रायल का जिक्र किया था। आज से 10-12 साल पहले तक अगर हम देखें तो मीडिया ट्रायल बहुत बड़ी चीज होती थी। आजकल उससे भी ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस है हमारे पास सोशल मीडिया ट्रायल। यहां कुछ होता है, तुरंत के तुरंत सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करता है और
जब तक कोर्ट की डेट आएगी ना, तब तक तो तारीख से पहले यहाँ सब कुछ सेटल हो चुका होगा, दोषी भी बन चुका होगा, निर्दोष भी बन चुका होगा। ये कितना इफेक्ट करता है जुडिशरी के किसी भी फैसले पर? देखिए, जुडिशरी के फैसले पे तो इफेक्ट करता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये एक आम आदमी के फैसले और आम आदमी के दिमाग पे बहुत इफेक्ट करता है। आज क्योंकि हम बैठे हैं आपके नॉर्मल पब्लिक को ये चीज़ बताने के लिए कि क्या ज़रूरी है, तो मुझे ये लगता है कि हम उनको टारगेट करके ये बात बोलना चाहेंगे कि एक सोशल मीडिया का जो ट्रायल होता है ना, वो एक उस अपराधी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जो उस सज़ा को भुगेगा, चाहे फिर वो निर्दोष हो चाहे वो अपराधी हो, वो तो लेटर ऑन ट्रायल के बाद पता चलेगा। पर वो कोर्ट की नज़रों में तो कुछ भी हो, लेकिन एक आम आदमी की नज़रों में वो अपराधी ज़रूर हो जाता है। एक इंसान जो फंस गया है, क्या पता वो गलत तरीके से फंसा हो, क्या पता उसको फंसाया जा रहा हो, लेकिन अगर वो सामने आ गया पब्लिकली कि ऐसा हुआ है, तो फिर वो वैसा ही हुआ है। पर एक आम आदमी उसकी छवि नहीं बदल सकती। आप कितने केसेस में देखेंगे जहां आदमी सुसाइड कर लेते हैं, जहां लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, उनके परिवार वालों के ऊपर एक मीडिया ट्रायल बन जाता है कि सुसाइड अबेटमेंट है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, लेकिन क्या एक्चुअली में ये हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, ये तो मैटर ऑफ ट्रायल है ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, आम आदमी ये चीज़ कैसे मान सकता है कि सोशल मीडिया में क्योंकि एक प्रोमो जारी हो गया है कि उस आदमी ने उसको मारा तो वो ही एक सज़ा का हकदार हो गया। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी सी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी का चरित्र, किसी को कन्विक्ट या क्विट हम सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया ट्रायल आप मानते हैं कि, लेकिन एक इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि सोशल मीडिया ट्रायल किसी को इस हद तक डिफेम कर देता है कि वो इंसान मौत को ज्यादा अपने फायदेमंद समझता है। अब इस पॉइंट पर ये आता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा सिस्टम रहता है, उसके पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं कि वो जुडिशरी के पास जा सकता है कि भाई सोशल मीडिया ने मेरे को इस तरीके से डिफेम किया हुआ है, मैं इससे कैसे बचूं, या मुझे इंसाफ दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया किसी एक के ऊपर आरोप नहीं लगाता, ये तो पूरा मास लेवल पर है। जी बिल्कुल, डेफेमेशन हमारे क्रिमिनल लॉ में एक शब्द है जो कहता है कि अगर आप किसी को भी डिफेम कर रहे हैं, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, तो किसी भी तरीके की मीडिया को आप बोल सकते हैं कि ऐसा कंटेंट डिलीट करा जाए। कितने मैटर्स में, ढेरों मैटर में, कितने मैटर्स में तो मैं ही खड़ी हो रही हूँ डेफेमेशन में मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट, जहाँ पे मेरे दूसरे पक्ष ने जो आपके अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको डिफेम करा गया है, तो वहाँ पे आप इमीडिएटली डेफेमेशन की प्रक्रिया को ले सकते हैं। कोर्ट आपको बोल सकता है, अगर आपका कंटेंट सही है और आपको लगता है आपने सच बोला, तो आप डिफेम की उसमें नहीं आते हैं पैरामीटर में, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी डेफेमेशन वही है जो अगर आप किसी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, पर अगर कोई चीज़ सत्य है और लिखी हुई है, अगर रिकॉर्ड पे है और उसको आप बोल रहे हैं, तो वो चीज़ डेफेमेशन की श्रेणी में नहीं आती है, तो वहाँ उस केसेस में आप जो है बच सकते हैं। लेकिन अगर डेफेमेशन है और अगर आपने किसी के अगेंस्ट बोली हुई है कोई बात, तो आप उस कंटेंट को हटवा सकते हैं वहाँ से। आपके अंदर इतनी क्षमता है। अभी आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में ही अरविंद केजरीवाल जी का केस कितना हाईलाइट हुआ, तो वहाँ पे अभी डेफेमेशन की प्रक्रिया, कंटेम्प्ट की प्रक्रिया कोर्ट ने खुद ही चालू करी कि जो भी आपके जो कोर्ट में हो रहा है, अगर आप उसको बाहर लेके जाते हैं और उसको उसके बारे में पब्लिसाइज करते हैं, क्रिमिनलाइज करते हैं, जजेस को एक्यूज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस कंटेम्प्ट और डेफेमेशन की श्रेणी में आते हैं। तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, फेक केसेस आजकल बहुत ज्यादा लेवल पर आते हैं। एक जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे फेक केसेस भी बढ़ रहे हैं। आपकी नजर में किस तरह के मामले सबसे ज्यादा आते हैं एज अ फेक केसेस? देखिए, सबसे ज़्यादा फेक केसेस अगर हम देख सकते हैं, वो आता है रेप के फेक केसेस। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता है रेप एक ऐसा शब्द है जो आदमी को पूरे तरीके से उसकी ज़िंदगी को पलट के रख सकता है। अब पूछेंगे आप कैसे? देखिए, अगर आज आपके ऊपर, मैं सॉरी आपका नाम लूँगी ऐसे, लेकिन जनरली मैं बोलूँगी, अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर रेप का इल्ज़ाम अगर आज लगता है, तो आप मुझे बताएं कितने लोगों को, आसपास हमारे लोग रहते हैं, कितने लोगों के लिए उस इंसान की नज़र बदलेगी नहीं बदलेगी। वो इंसान, भले ही कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर दे, फिर भी ये समाज उसे बरी कभी नहीं करेगा। क्या उस आदमी को उसी तरीके की नौकरी में काम करने दिया जाएगा? मैं ये पूछती हूँ आपसे, जो इंसान अच्छी नौकरी पे काम कर रहा है, जो वाइट कॉलर जॉब कर रहा है, और उसके अगेंस्ट कोई रेप की कंप्लेंट आती है, क्या उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा? सबसे पहले क्या उसके पास नॉर्मल पब्लिक आने से नहीं डरेगी? अगर डॉक्टर के ऊपर कोई रेप का इल्ज़ाम लगता है, क्या एक आम जो महिलाएं हैं उस डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना पसंद करेंगी? नहीं। तो ये एक शब्द नहीं है, ये एक जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल। इंसान की आइडेंटिटी बदल देता है। इंसान को
ऊपर से नीचे तक ले आता है। तो मुझे ये लगता है कि इसके जो फेक केसेस हैं जी। ये ही एक बड़ा कल मैं एक मैटर में रिंकू चौधरी के बारे में देख रही थी, क्योंकि जहाँ ये मैटर हो रहा था मैं वहीं थी। रिंकू चौधरी जो यूट्यूबर है, उनके अगेंस्ट किसी लड़की ने एक केस लगा रखा है। उनके वकील का ये कहना है कि ये रेप फेक है, और जो लड़की है पक्ष है उनका ये कहना है कि ये तो सच है। तो मुझे ये मानना है कि आप क्या कितने ही बड़े आप वो हो, एक सेलिब्रिटी हो, लेकिन आप शाइनी आहूजा का केस देखें, कितने लोगों का केस देखें, जहाँ पे सच है वो भी, जहाँ सच नहीं है वो भी। मैं ये नहीं कह रही आपके शो से कि जो रेप केसेस के मामले दर्ज होते हैं वो ज़्यादातर फेक ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी रेप केसेस की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि रेप केसेस जैसे अपराध में बेल नहीं है तुरंत। आपको अगर किसी के अगेंस्ट आप रजिस्टर करते हैं फेक रेप केस तो वो अंदर जाएगा ही जाएगा व्यक्ति। मेरे एक क्लाइंट जो एक अच्छी नौकरी में काम करता था, एक महिला के साथ संबंध बनाता है उसी कंपनी में, और कुछ सालों बाद दोनों ही मैरिड है। मज़े की बात इसमें ये है कि ये भी मैरिड है और वो भी मैरिड है, पर कुछ सालों बाद जब उन दोनों के बीच में गाड़ी सही नहीं चलती तो ये महिला जाके मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट फेक रेप केस कर देती हैं, और अब उनको उठा के पुलिस अंदर बंद कर देती है। अब इनकी बीवी आती है कि मेरे क्लाइंट को बेल दिलाई जाए, तो हम इनके बेल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपेयर होते हैं, क्योंकि पहले बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मिलती है। मैं फिर बोलना चाहूँगी तुषार, क्योंकि फिर भी दिल्ली कोर्ट्स में सेंसिटाइजेशन है, जहाँ पे रेप के मामलों में हम 376 में नीचे बेल ले सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे अगर उन जगहों पे चले जाएं जहाँ पे रूरल कोर्ट्स हैं, जहाँ पे रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे इतनी टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, वहाँ पे हम रेप केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल सोच ही नहीं सकते। वहाँ तो एक आम व्यक्ति को हाई कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा, और वहाँ सिस्टम ऐसा है कि आप अगर आपने एक बेल लगाई है तो कम से कम आप मान के चलें कि 2 महीने कम से कम बेल सुनने में ही लग जाएंगे। ये नहीं कि आपने आज बेल लगाई और आप 3 दिन बाद फिर जो कोर्ट के अंदर, मैंने तो सुना है, मुझे नहीं पता कि कानून की किताब क्या कहती है, मैंने ये सुना है कि एक दोषी बच जाए लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। कोर्ट की किताब ये कहती है। अगर ये कहती है तो 2 महीने तक अगर एक इंसान फर्जी केस में जेल के अंदर है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप सही तरीके से एविडेंस नहीं पुट करा पा रहे हो, नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो, और बेल दिला नहीं पा रहे किसी को भी, और उस सिस्टम में सब लोग आते हैं, उस सिस्टम में वकील भी आता है, उस सिस्टम में पुलिस भी आती है, हर आदमी उस सिस्टम में, तो वो हर आदमी उस चीज़ का अपराध अपने सर पे लेगा कि वो एक निर्दोष इतने टाइम से जेल में बंद है। कितने मामले पैसे पड़ते हैं जहाँ पे 10-10, 20-20 साल बाद एक्विट करा जाता है, और बाद में पता चलता है कि ये तो फेक था। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे थे अखबार में कि किसी आदमी को 10 साल बाद या 15 साल बाद बरी करा गया, उस अपराध की वो सज़ा काट रहा था जो उसने अपराध किया ही नहीं था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत है, और मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल डे 1 से इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देखना चाहिए, और ये फर्स्ट लेवल पे पहले रिपोर्ट होता है थाने में। तो थाने में अगर सही तरीके से पुलिस वाले ऐसे चीज़ों की जांच करें और इमीडिएट एफआईआर ना करें तो मुझे लगेगा वो बेटर है। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट दर्ज होती है, आपका भले ही फर्ज है कि आप उसकी एफआईआर दर्ज करें, पर उसकी जांच पड़ताल कुछ तो करें, देखें तो कि मामला क्या है। क्योंकि अगर आप इमीडिएट एफआईआर कर देते हैं और अगर वो फेक निकलता है तो उस केस में वो अपराधी बेचारा सजा का हकदार होता है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने 4-5 बार ऐसा केस देखा है कि थाने के अंदर आयोग को भी पता है कि ये जो महिला केस कर रही है ये फर्जी है, बट स्टिल वो कहता है सर हम कुछ नहीं कर सकते, एक महिला, हमें एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। क्या ये ऐसा ही है कि हमें एफआईआर लिखनी पड़ेगी या आईओ उस पर एक्शन ले सकता है? जी ये बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितनी बार हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है, बट क्योंकि हमारे हाथ बंधे होते हैं, ये कि क्योंकि वुमेन कार्ड खेला जाता है कि क्योंकि मैं महिला हूँ और मेरे साथ गलत हुआ है तो आपको एफआईआर करनी है, फिर वो करने वाला कोई भी हो, आपको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर ये जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कंप्लेंट मिलने के साथ ही तुरंत होती है, अगर उसमें आपको जांच में समझ आता है तो आप अपनी रिपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है, एफआईआर दर्ज होती है उससे आपको डीसीपी को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, पुलिस वाले को, एसीपी को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आप अपनी उस जाँच में लिख के क्यों नहीं रिपोर्ट देते? आपको क्यों नहीं लगता कि आप सिस्टम से हट के थोड़ा काम करेंगे? बट प्रॉब्लम यहाँ पर मैम ये है कि अगर उसने एफआईआर दर्ज की
तो वो जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो लड़का तो जेल जाएगा, एक रात तो उसे जेल में रहना ही पड़ेगा। करेक्ट। दूसरी सिचुएशन में अगर नहीं करी तो अगले दिन की हेडलाइन ये बनेगी कि एक महिला इस मामले को लेकर थाने जाती है और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अब बेटर होगा कि वो अपनी एफआईआर दर्ज करेगा, अपने ऊपर से पल्ला झाड़ देगा, जाओ जी कोर्ट में, अदालत में, जज को बताओ। करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानती भी हूँ कि अगर कहीं तक एफआईआर नहीं होती है तो एक वुमेन कार्ड जो चलता है और जगह जगह ये चीज़ बोली जाती है कि एफआईआर नहीं हो रही, एफआईआर नहीं हो रही, इस डर से, इस प्रशासन के दबाव से, फ्रस्ट्रेशन, तो आप कहीं ना कहीं आप कहते हो कि जो है कोर्ट डिसाइड करेगी, हम कौन होता है डिसाइड करने वाले, हमें एफआईआर कर देनी चाहिए, और एफआईआर होगी तो ऑब्वियसली लड़का अरेस्ट भी होगा इन केसेस में। तो वहीं पे एक इस चीज़ का ये जो है फ़ायदा उठता है, और यहाँ पे हमारी जुडिशरी बहुत एक रोल प्ले करती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कितने केसेस में जुडिशरी ने फाइन लगाया औरतों पे भी। ठीक है, औरतों पे भी फाइन लगाया गया है कि अगर आप गलत बोल रहे हैं, आप फेक कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आपको भी सज़ा के हकदार हैं। ये नहीं कि सिर्फ आदमी हकदार है। बट मैं फिर बोलूँगी तुषार, 100 में से 15 मामले ऐसे हैं जिनको शायद सज़ा मिलती होगी फेक केसेस में। आज भी जो 85 मामले हैं उनको सुना ही नहीं जाता, और उन 15 मामलों की चर्चा भी नहीं होती है। उनमें से शायद 5 मामलों की चर्चा होती होगी जो हेडलाइंस बन जाते हैं कि औरत के ऊपर कोई कॉस्ट लग गई, या शायद कोई हाई कोर्ट का होगा, या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई ऐसे जज, वो भी दबंग जजेस मैं बोलती हूँ, जो कुछ 1-2% की श्रेणी में बैठते हैं कि हम ऐसे केसेस में एक ले सकते हैं ऐसा। मेरे एक केस में हम सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन में खड़े थे, जहाँ पे लड़की ने सामने से झूठ बोला हुआ है कि मैं यहाँ रहती हूँ, जबकि हमने प्रूफ भी दिखाया कोर्ट को कि यहाँ नहीं है, तो इधर रहती हैं, और ये झूठ बोल रही हैं। कोर्ट ने उनके काउंसिल को बुला के इतना बोला कि आप ये केस विड्रॉ कर लें, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कोर्ट, उन्होंने, वो समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, और उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया। लेकिन उस केस में शायद हम उम्मीद लगा रहे थे कि जज जो है उनको कोई कॉस्ट लगाएंगे या उन पर कोई कंटेम्प्ट प्रोसीजर, बराबर क्या हक, सजा का हकदार क्यों नहीं है? करेक्ट। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो कोर्ट इस चीज़ को थोड़ा बहुत लिबरल हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन की। अगर आप सारी कोर्ट्स की बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन हाँ कुछ कोर्ट्स में कई बार लिबरल हो जाती है कि आप एक चांस मिला जाए कि आप अपनी गलती को सुधार लें और उनके अगेंस्ट ऐसे कोई कंटेम्प्ट इशू ना करें, क्योंकि अगर आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं तो आप कोर्ट की बेइज्जती ही कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आती है कि एक बहुत लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि एक मेंस कमीशन देश के अंदर हो, पुरुषायोग हो, जो पुरुषों की बात करे, क्योंकि जब ये बात शुरू हुई कि कंधे से कंधा मिलाना है, तो कंधे से कंधे तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब उसका मिसयूज होने लगा तो बात बिगड़ गई। तो आप मानते हैं कि मेंस कमीशन अगर इस देश में आ जाएगा तो बात संभल जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेंस कमीशन नहीं आना चाहिए। आई बिलीव अगर मेंस कमीशन आता है तो कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं, पुरुषों को भी हक मिलना चाहिए जो औरतों को मिला हुआ है। और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी हमारे घर से ही शुरू होती है ना। आज 2 बच्चे हैं, अगर एक माता पिता के पास बेटा और बेटी, तो सिर्फ बेटी की सिक्योरिटी का हक सिर्फ माँ बाप का नहीं है ना, बेटों को भी तो उतनी सिक्योरिटी देनी है ना। तो मेन कमीशन आने वाले समय में हो सकता है लागू हो, बट फिलहाल तो मुझे, हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहाँ पे मैन अपनी बात रख सके, या एक कमीशन बने जहाँ पे महिलाएं अपराध करती हैं, खुलेआम अपराध कर रही हैं और खुलेआम धमकियाँ दे के निकल रही हैं घर से। क्योंकि हम फिर भी देखेंगे कि रेशो कम है ना तुषार। प्रॉब्लम ये है कि आज भी हमारे देश में औरतों के साथ अपराध ज़्यादा है। और आप देखिए रिसेंटली जो अपराधों की श्रेणी में आ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं खबरों में, तो वो शायद 10:1 का रेशो होगा। एक अपराध जो होगा किसी मर्द के खिलाफ होगा, और 9 जो बाकी के जो 9 अपराध हैं वो औरतों के अगेंस्ट है। तो इसी वजह से मुझे मेरा ये मानना है कि अभी वुमेन्स कमीशन में, मेन कमीशन में हो सकता है हमें समय लगे, लेकिन फिलहाल हमें सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। कोर्ट्स आर गेटिंग सेंसिटाइज, कोर्ट्स बहुत अच्छे और धड़ल्ले से ऑर्डर पास कर रहे हैं औरतों के अगेंस्ट। तो यही एक बहुत बड़ी पहल है जहाँ ये समझ सकते हैं कि औरतों को जो है समझना चाहिए, सबक आना चाहिए कि गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। बट क्योंकि मैं फिर मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उस लेवल पे अभी हम नहीं पहुँचे कि आदमी को अपराध होता है तो उसे 20 साल सड़ना पड़ता है, वेरएस अगर औरत वही अपराध करती है तो बहुत जल्दी बरी हो जाती है। तो वहाँ एक वो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी मुझे लगता है पार करने में हमें कुछ समय लगेगा। लेकिन तब तक पुरुषों को थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि बीइंग एडवोकेट आप बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे कि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक महिला एक पुरुष दोनों शादीशुदा थे, दोनों
आपसी रजामंदी से एक रिलेशनशिप में थे और बाद में महिला ने पुरुष के ऊपर केस कर दिया, रेप का केस कर दिया। इस सिचुएशन में अगर कोई भी पुरुष आता है तो उसके पास क्या राइट्स होते हैं? क्या वो इस बात की कंप्लेंट करके बच सकता है या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो लोग मेरे पास भी आते हैं वो यही पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, एक बड़ा पॉपुलर केस था जहाँ पे लड़का लड़की लिव इन में जाते हैं और एक अग्रीमेंट कर लेते हैं और उस अग्रीमेंट के बाद वो लिव इन में मूव करते हैं और उसके बाद वो अपना रहते हैं। वहाँ पे कुछ सालों बाद लड़की कंप्लेंट फाइल करती है रेप की और लड़के के ऊपर एफआईआर होती है। पर लड़का जब बेल लेने जाता है तो वो जज को वो एग्रीमेंट दिखाता है कि मैंने इसके साथ एक अग्रीमेंट किया था और उस अग्रीमेंट के बेसिस पे जो है कोर्ट जो है उसको बरी कर देता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप दिमाग से चलेंगे, आप भले ही मैं मानती हूँ प्यार में इंसान दिमाग भूल जाता है और बिल्कुल ट्रस्ट होता है और जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं रिलेशनशिप चलते हैं। आप सब चीज़ कागज कार्रवाई लेके नहीं चल सकते क्योंकि आज भी हमारे यहाँ देश में कोई प्रीनप्टियल एग्रीमेंट भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई कागज मानते ही नहीं। हमारे तो एक शादी इज लाइक सेरेमनी, एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको चलाना जन्मों जन्म तक। पर उन केसेस में जहाँ पे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो लिव इन में जा रहे हैं और जो साथ रहते हैं बट शादी के बंधन से नहीं बंधे, तो उन्हें तो रेप अट्रैक्ट कर ही सकता है ना सेक्शन, क्योंकि हस्बैंड पे तो रेप लगता नहीं। तो अगर आपने शादी कर ली, आपके बाद आप उसके बाद आपके अगर रिलेशन खराब होते हैं तो सिर्फ आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होंगे या डाउरी के शिकार होंगे। लेकिन अगर आपने शादी नहीं करी और तब आपके ऊपर कोई केस आता है फिर तो आप रेप के एंगल में भी फिट हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये मेरी एक एडवाइस है उन सभी लड़कों को कि अगर आप किसी भी वुमेन के साथ अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो प्लीज़ आप अपने कान आँख खोल के बढ़ें। प्यार करें अपनी जगह है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कल यही प्यार आपके लिए फंदा भी बन सकता है। तो अगर आप बिल्कुल सारी चीज़ें थोड़े टाइम तक आप इसको तरीके से चलेंगे, लाइक अगर जैसे उस लड़के ने बड़ी समझदारी से एक अग्रीमेंट किया, या आप व्हाट्सएप पे बात रखें अपनी जो बाद में कोर्ट में पेश हो सके, या आप सही समय पे कैमरा लगा सकें घर के अंदर, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अच्छा आपके साथ। मुझे एक चीज़ समझनी, एविडेंसेस क्या क्या एक्सेप्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली? किसी की व्हाट्सएप चैट है, क्या वो एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बिल्कुल एक्सेप्ट है। वो उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगता है हमारे देश में कानून में, वो वकील आपके उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप कलेक्ट करें, आप कितनी बार आपके पास होता ही नहीं, आपकी पूरी चैट डिलीट कर दी जाती है, आप खुद ही डिलीट कर देते हैं, आपके ऊपर उल्टे सीधे केस लगा दिए जाते हैं कि आप मेरी फोटोज रख के बैठे हैं, आप मेरी पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, दिस एंड दैट। उन केसेस में मुझे ये लगता है कि एक लड़के को, चाहे फिर वो लड़की भी हो, क्योंकि अगर कई बार ऐसे केसेस में जहाँ जो लिव इन में रह रही है वहाँ लड़कियां भी ऐसे केसेस में शिकार बनती हैं जहाँ पे गलत फोटोज जो हैं लड़के रख लेते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि हम मीडिया में सर्कुलेट कर देंगे। ऐसे केसेस में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ ये क्राइम हो सकता है, और आप सही टाइम पे अगर सही आवाज़ उठाएंगे तो मुझे लगता है आप बच सकते हैं। मेरे पास एक लड़का आया था भागे भागे कि मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने उसको सबसे पहले एक एडवाइस करी कि आप अपने घर में सीसीटीवी लगवाएं, क्योंकि सीसीटीवी लगवाने से सामने वालों का भी मनोबल टूटता है कि उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। तो सीसीटीवी लगाने से एटलीस्ट आपके पास जो झूठे आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तारीख को आपने मेरे साथ ये किया, आप उस तारीख की सीसीटीवी निकाल के देख तो सकते हैं कि आप घर पे भी थे कि नहीं थे। तो वैसे बहुत मामले होते हैं जहाँ पे ये लड़कियां बोलती हैं कि हमें धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, वेयर एज अगर सीसीटीवी देखी जाती है तो वो खुद 3 बैग लेके निकल रही होती हैं घर से। सेम साइड लड़कों की भी, लड़के भी कई बार बदतमीजी करते हैं और मार पिटाई करते हैं और नहीं पता चलता। वो सीसीटीवी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कैमरेज होते हैं, या आपकी रेगुलर आप किसी से बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आप देखिए जिस समय मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, अगर उस समय की भी चैट में अगर कोर्ट में लगाती हूँ तो कोर्ट कहीं ना कहीं वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बनता है कि आपके साथ गलत हो रहा था, तभी आपने उस टाइम अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट किया। तो ये चीजें बहुत, ये सारे एविडेंसेस बहुत काम के हैं और इन सब चीजों को कलेक्ट करके रखना चाहिए। अभी बीच में आपने कहा कि शादी के बाद रेप का केस नहीं लगता, आजकल मैरिटल रेप का भी जिक्र होता है और ये केसेस भी फाइल होते हैं, तो मैरिटल केस क्या कोर्ट में स्टैंड करता है? जी नहीं, हमारे यहाँ मैरिटल रेप जैसा कोई कानून नहीं है।
अभी कुछ साल पहले स्प्लिट जजमेंट एक हमारे हाई कोर्ट की तरफ से आया था, जो कि ये कहता है कि 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें कुछ जजेस ये चीज़ मानते थे कि मैरिटल रेप लागू होना चाहिए और कुछ का ये कहना था कि मैरिटल रेप लागू नहीं होना चाहिए। इस वजह से ऐसे जजमेंट को हम स्प्लिट जजमेंट का नाम लिया जाता है, जहाँ पे कोर्ट ने अलग अलग तरीके से माना गया। तो ऐसे केस को फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो रुख हुआ है, अभी फिलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं है। एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैरिटल रेप स्टैंड्स बिफोर द आइज ऑफ लॉ, इट डजंट स्टैंड। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है। रेप, मैरिटल रेप जैसा कानून कोई है ही नहीं। तो अगर आपके साथ रेप होता है, जो कि हम देख सकते हैं, बड़ी अच्छे से एक मूवी बनाई गई है चिरैया, डिज्नी हॉटस्टार पे जो इस वक्त स्ट्रीमिंग हो रही है, और वो मूवी बहुत कुछ कहती है कि एक औरत जो शादी के बंधन में बनती है, पर वो भी नो कहने के हद में है, उसके पास भी एक राइट है जो वो कह सकती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो लेकिन अगर उसके साथ ऐसा कोई रेप जैसा अपराध होता है, क्योंकि मैरिटल रेप हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है, तो वो FIR नहीं हो सकती है, वो सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस के ही श्रेणी में आएगा। तो वहाँ ये एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि बहुत से पक्ष का कहना है कि मैरिटल रेप होना चाहिए, बहुत से पक्ष का कहना है मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैरिटल रेप अगर होता है तो क्या हर एक घर में एक रेप की कंप्लेंट नहीं उठेगी? मे बी उठ सकती है, क्योंकि शायद आज और इसका मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज ज्यादा होगा। डाइवोर्स, डाउरी जैसे मामलों पर होता है, कल को ये मैरिटल रेप भी शुरू हो जाएगा। सर, मिसयूज की प्रॉब्लम ज्यादा है, होगी। एक पेंडोरा ऑफ लिटिगेशन चालू हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे उस केसेस की सुनामी को। इसलिए ऐसे केसेस को मुझे लगता है मैरिटल रेप जैसे लो कानून को नहीं लागू होना चाहिए। क्योंकि हम जब शादी के बंधन में बनते हैं तो हमारे यहाँ जो एक डिफॉल्ट जो एक यस होती है ना, वो डिफॉल्ट होती है। हम ये मानते हैं कि जब हम शादी कर रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम एक शारीरिक संबंध में भी बंधेंगे। तो जब आप डिफॉल्ट यस मानते हैं कि ये तो है ही, तो उस केस में आप हर वक्त हर सिचुएशन में तो आप वो नहीं मांग सकते ना कि आपकी हाँ है या ना है। बिल्कुल। क्या एक आदमी पीछे पीछे घूमेगा एक औरत के कि अब बता दे हाँ है, अब बता दे ना है, 10 मिनट पहले हाँ है, 10 मिनट पहले ना है? तो उन चीजों में किस टाइम आपने अपनी कंसेंट विड्रॉ करी, वो कैसे आप प्रूफ करोगे? बिल्कुल, मेरी कंसेंट यहाँ तक थी, इसके बाद मेरी कंसेंट नहीं है, और वो भी तब जब ये बंद दरवाजे के पीछे की बातें। करेक्ट। तो इट विल क्रिएट अ सुनामी ऑफ कंप्लेंट्स, और जिसको प्रूफ करना है या जिसको सॉल्व करना है, जजमेंट देना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैरिटल रेप जैसे कानूनों को अब हमारे देश में लागू नहीं किया गया। अभी आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ को ये मानते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कुछ केसेस में, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आते हैं। आप उसको कोर्ट में उसका जिक्र जरूर कर सकते हो, अपनी पिटीशन में दाखिल कर सकते हो, लेकिन वो एक सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएल्टी की श्रेणी में आएगा, रेप की श्रेणी में नहीं। ओके, डाइवोर्स के बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है। कंसेंट अगर दोनों तरफ से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेंट अगर मान लीजिए एक शख्स कहता है मुझे तो तुम्हें बस फंसा के रखना है, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, और मेरे पास ऐसे कई रेफरेंसेस हैं केसेस के जहां पर कई कई साल हो गए हैं, एक पार्टी परेशान है कि दूसरा, क्योंकि दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए वो उस केस को अटका के बैठा है। इस सिचुएशन में उनके पास क्या राइट्स होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा तुषार क्वेश्चन पूछा। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। मेरा खुद का एक पर्सनल यहाँ पे एक एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ मैंने अपने क्लाइंट को इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में एक डिवोर्स दिलाया। ओके, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ऐसा शब्द है जो ये कहता है जहाँ पे शादी इज बियॉन्ड रिपेयर, द मैरिज इज बियॉन्ड रिपेयर, जो जहाँ पे शादी बच ही नहीं सकती, रिपेयरेबल नहीं है, और वो टूटेगी तो ज़्यादा बेटर है बजाय साथ रहना। साथ रहना इज मोर डिफिकल्ट, और साथ रहने में ज़्यादा क्रुएल्टी है रादर देन अलग होने में। बिल्कुल। तो जहाँ कोर्ट इस चीज़ को मानती है, वहाँ इस पक्ष पे कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में डिवोर्स ग्रांट किया हुआ है, और वो एक डबल बेंच की जजमेंट रही है हाई कोर्ट की, जो कि रिपोर्ट हुई है। ओके। उस केस में मेरे क्लाइंट की मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिटिगेशन ईयर्स वाज 8 ईयर्स। वो 8 साल से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़ते हुए हाई कोर्ट तक पहुँचे थे, और वो साथ रहे थे सिर्फ 8 महीने। तो कोर्ट ने इस चीज़ को समझा
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब रिजेक्ट करी हमारी पिटीशन, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ये चीज़ समझी क्योंकि हमने वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में के लगाए गए जहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ पहले भी दोहराई है। तो मेरे केस में भी कोर्ट ने ये चीज़ समझी कि 8 साल तक कोर्ट में केस लड़ने से आप सिर्फ रहे 8 महीने, और आपने जो एलिगेशंस लगाए एक दूसरे के ऊपर, वो एलिगेशंस ऐसे थे ही नहीं कि आप साथ रह सकें। तो ऐसे केस में शादी को डिवोर्स करार करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इनको ऑर्डर करो कि साथ रहें। तो ये एक रिपोर्टेड जजमेंट थी जहाँ की बहुत ही अच्छी रही, और इसको एक प्रेसिडेंट माना गया कि ऐसे केसेस में इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्लॉज ही नहीं है, आप उसके बाद भी इसको ग्राउंड का आधार बना के हमने डिवोर्स दिलाया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत कॉमन है। हम हाई कोर्ट में, मैं पैनल काउंसिल हूँ मैट्रिमोनियल पे दिल्ली हाई कोर्ट की, मेरे पास आमूमन ये कैसे केसेस आते हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लोग लड़ते हुए ऊपर आते हैं, जहाँ तो एक केस कभी एक पति कभी जीतता है, कभी पत्नी जीतती है, और वो हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में भी वो सालों साल चलते हैं मैटर्स, लेकिन होता क्या है अंत में, आप देखिए 8-8 साल 7-7 साल चलने के बाद आपको डिसीजन मिलता है। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रूट लेवल से, अगर आप बिल्कुल बेसिक से अपने केस को अच्छे से फॉलो अप करेंगे, कितनी बार हम सिर्फ जुडिशरी को गलत मानते हैं कि हमारा केस 7 साल कोर्ट में चला, हम गलती ये क्यों नहीं मानते कि क्या 7 साल कोर्ट का केस आपकी खुद की वजह से भी चला? मैं बिल्कुल ये बोलूंगी इसमें उस इंसान की क्या गलती है? जी बिल्कुल, लिटिगेंट की बहुत बड़ी गलती होती है कि लिटिगेंट अवेयर नहीं होता है। एक आदमी जो खुद अपना केस लड़ता है किसी भी थ्रू, चाहे वो खुद लड़े चाहे वो वकील के थ्रू लड़े, आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आपके केसेस में क्या चल रहा है। अब तो कोर्ट की वर्चुअल लिंक भी चालू हैं, आप क्यों नहीं खुद कोर्ट में अपेयर होते अपने केस के साथ? क्यों आप अपना केस वकील के हाथ छोड़ देते हैं? आप खुद क्यों नहीं अवेयर होते? अगर आप खुद अवेयर होंगे, आप देखेंगे हर दिन मेरे डेट तारीख पे मेरे केस में क्या हो रहा है, तो शायद आपके केस को कोई और इतना टेक इट एज ग्रांटेड ना ले। तो अगर कितनी बार हम देखते हैं कोर्ट में क्लाइंट नहीं पहुंचता तो डेट मिल जाती है, वकील नहीं पहुंचता तो कोर्ट डेट दे देती है। कितने केसेस में 6-6 महीने 7-7 महीने सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से आपको डेट दी जाती है। चलो मैं मानती हूँ कि कोर्ट भी छुट्टी ले सकता है, कोर्ट को भी हकदार है, वो भी इंसान है जज, लेकिन कितने मामलों में सिर्फ जज की वजह से ही आपका केस डिले हो रहा है? आपकी खुद की वजह से भी केस कई बार डिले होते हैं। आपको कोर्ट बोलता है आप 10 दिन के अंदर अपना एविडेंस दीजिए, 80% केसेस में 10 दिन में एविडेंस फाइल नहीं होते हैं। ज्यादातर लिटिगेंट कहता है जी हमारे वकील साहब बिजी थे, लिटिगेंट कहता है, वकील साहब कहते हैं हमारे लिटिगेंट बिजी थे, और कहीं ना कहीं वो मिक्स एंड मैच केस लंबे हो जाते हैं। मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस मामले में, जिसमें ये दो चीजें हैं यहाँ पर कि वकील कहता है थोड़ा मामला खींचने दो, उससे क्या होगा कि थोड़ा डाइल्यूजन हो जाएगा, जज चेंज हो जाएंगे तो वहां पर हमें ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या ये सारी चीजें वैल्यू रखती हैं? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वकील और वकील, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में किस लेवल पर होती हैं चीजें, बट टीयर 2 टीयर 3 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर होता क्या है कि वकील आपस में सेटिंग करके तारीख पर तारीख डालते हैं जिससे कि उनकी फीस बनती रहे, पर हियरिंग उनका बनता रहेगा हिसाब किताब। क्या ये पॉसिबल होता है? क्या ये बनती है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पे मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास जो चलते हुए आते हैं वापस वो यही रीज़न से आते हैं कि हमारे जो है वकील साहब दूसरी पार्टी से मिल गए हैं, या हमें पूरी तरह से हमारे वकील साहब कोर्ट की डेट पे ही नहीं पहुँचे, हमारा आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं हो पाया। हमारे अभी रिसेंट मेरे पास केस आए हैं जहाँ पे कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट्स ही ख़त्म करा दिए, मतलब राइट ही क्लोज कर दिया, आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे 3 बार से तुम्हारे वकील साहब नहीं आ रहे हैं। उस केस में कोर्ट फिर भागे भागे लिटिगेंट जो हम आते हैं हमारे पास, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, यहाँ जाते हैं रिलीफ लेने। मैं ये मानती हूँ उतना मौका देना क्यों है, उतना मौका क्यों देना है आपने, आपके पास लेकिन वो तुषार उन्हीं चीज़ों में पॉसिबल है जहाँ पे लिटिगेंट खुद अवेयर होता है। कितनी बार हम ये सोचते हैं क्योंकि हम मानते बहुत हैं छोटे से अमाउंट में हैं जो लोग इतने अवेयर हैं, क्योंकि देश के अंदर जो आम लोग हैं ना उनको नहीं पता, वो सिर्फ अपने लॉयर पर एडवोकेट पर यकीन कर रहे हैं, एडवोकेट जो कह रहे हैं वो मान लेते हैं। देखिए कुछ मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा सिस्टम ही खराब है या सारे वकील ही करप्ट हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे हम देख सकते हैं कि बहुत तरीके की, तो अपनी अगर आप देखिए हर फील्ड में डॉक्टर्स भी आपको करप्ट दिखेंगे, टीचर्स आपको करप्ट दिखेंगी, आपको पॉलिटिशियंस करप्ट दिखेंगे, ऐसे ही वकील भी करप्ट हो सकते हैं जो दूसरी पार्टी से मिल सकते हैं, जबकि आपके पास जो ब्रीफ है आपकी पूरी, पहली बात तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको पूरा फॉरवर्ड करें। लेकिन अगर ऐसा केसेस में होता है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है ना, आप कभी भी बदल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा एक प्रोविजन है कि आपको पुराने वकील से एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो ऐसा कोई नहीं है, आप अपना वकील चेंज कर कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा, एआई का दौर है, एआई के दौर ने कितना, क्योंकि डीप फेक या बहुत सारे फेक एविडेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं, इन सब ने कितना चैलेंज किया है किसी भी जुडिशरी को? इट इज नाउ बिकमिंग अ प्रॉब्लम ऑल्सो। हम कहेंगे ये बहुत ही सिक्के के दो पहलू हैं। एआई एक वो बढ़ती चिड़िया है जिसको हम नहीं रोक सकते, जो अपने पंख फहरा चुकी है और वो उड़ेगी उड़ेगी, और हम उस आकाश के नीचे हैं जिसको हमें उसको झेलना पड़ेगा, उसको उसके उस पॉजिटिव्स लेने पड़ेंगे। मैं कहूँगी दोनों साइड है। एक एआई के फायदे भी हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसका क्या, ये देखिए हम उसी दौर पे आके खड़े हो गए जहाँ पे किसी टाइम पे इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया था, सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आया था, डिजिटलाइजेशन का रेवोल्यूशन आया था, ऐसे ही अब एआई रेवोल्यूशन है। तो इस रेवोल्यूशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आने वाले समय में कोई भी एआई से नहीं बच सकता, हर आदमी को एआई यूज करना ही पड़ेगा। आप भले ही आज बोले कि आप एआई यूज कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपने अपना दिमाग नहीं है तभी आप एआई यूज कर रहे हैं, बट हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाली जो टाइम है, वो टाइम ऐसा ही है जहाँ पे हर इंसान एआई यूज करेगा, क्योंकि जब ये एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होगा तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन टोटली डिपेंड्स ये कि आप उससे क्या फायदा उठा रहे हैं, क्या आप उसके नुकसानों को अपने तक नहीं छूने दे रहे। दैट्स द पॉइंट। प्रॉब्लम ये कि सर आज एआई में देखेंगे, आप पिटीशन बनी हुई होती है, आप एज इट इज कॉपी करते हैं, आप कोर्ट में फाइल कर देते हैं, कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। उसमें जो प्रेसिडेंट्स दिए हैं बाद में पता चलता है ऐसे प्रेसिडेंट्स तो है ही नहीं, ये अपने आप सेल्फ कुक्ड प्रेसिडेंट्स हैं जो एआई ने उठा के डाले हुए हैं। तो यहाँ कोर्ट यही कहती है कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, आप किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, आप हेल्प ले रहे हैं, आप असिस्टेंस ले रहे हैं, समझ आती है, बट ह्यूमन ब्रेन्स कांट बी रिप्लेस्ड। अच्छा, आप यूथ के लिए अगर मैं देखूं, क्योंकि आपने कहा कि एआई एक ऐसा रिवोल्यूशन है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि आज के समय में फेक एविडेंसेस आते हैं। जब तक कोर्ट उसकी जांच करेगा, फॉरेंसिक उसकी जांच करेगा, तब तक सोशल मीडिया ट्रायल हो चुका होगा पूरी तरीके से। इसमें इस पॉइंट पर क्या, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो अवेयर नहीं है इंसान, जो हम लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं है, अवेयरनेस क्या है, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? देखिए, अवेयरनेस होनी चाहिए फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ। स्कूल से अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी। आजकल बच्चे ही मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, घरों में यूज़ कर रहे हैं, टैब्स यूज़ कर रहे हैं, क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एआई से बने हुए हैं। एआई से आप बना लेते हो कुछ भी फीचर, और आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाल देते हो कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं इस पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट ये रिपोर्ट आई है, आपको ये देना है। और बच्चे या बुजुर्ग या इंसान, हम जैसे समझदार लोग भी ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं। कितनी बार रिटायर्ड जजेस के साथ एक फेक उसमें मतलब आप फंस गए, कितनी बार मैंने तो देखा पुलिस वाले भी फंस जाते हैं ऐसे फेक केसेस में। तो ये एक अपने आप में ये ज़रूरी है कि हम सचेत हों कि हम एक इंटरनेट की दुनिया में, हमारा सारा डाटा जो है वो ओपन है, हम कहीं तक छुपे नहीं है। आज हम जो भी बातें कर रहे हैं, हमारा फोन सब सुनता है, ये सब जानते हैं कि हमने सारे ऐसे फीचर्स अनलॉक करे हुए हैं जहाँ पे आप आज कुछ भी इमेजिन करोगे वो फट से आपके फोन में वही हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप ओपन हो, आप खुली किताब हो उस पर्टिकुलर। आपका डाटा इज बेसिकली प्राइसफुल फॉर देम, इट इज प्रीशियस फॉर देम। तो आपके डेटा को यूज करके वो कहीं ना कहीं क्राइम में इस्तेमाल करा जाता है, या एक पर्पस उनके लिए क्रिएट होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एआई को अपना असिस्टेंस रखें, उससे सपोर्ट लें, वो बेटर है, बजाय उसके अगेंस्ट आप उसको मतलब अपने अगेंस्ट यूज करने दें। तो उसके लिए हमें टीचिंग्स जो हैं, हमें भागना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाय तू एआई यूज़ कर रहा है तो तेरा दिमाग कम है। हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि एआई के बेनिफिट्स भी हैं। डे वन से हमें अपने घर में अपने बच्चों को ये चीज़ बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि बेटा ये चीज़ अगर आपके सामने आती है तो यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। आप देखिए गेमिंग के दुनिया में भी कितने क्राइम्स होते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ फ़ोन पकड़ाना ही माँ बाप का धर्म नहीं है। फोन पकड़ा के अगर आप फोन दे भी रहे हैं तो एटलीस्ट उसके प्रोज एंड कॉन्स अपने बच्चों को बताएं।
अपने घर में अपने बुजुर्गों को पता है कि आपके पास कोई भी फ़ोन को आप ज़बरदस्ती ना करें, कोई लिंक आप ज़बरदस्ती टैब ना करें, किसी भी तरीके से आप कोई भी OTP ना दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें सेंसिटाइज होनी बहुत ज़रूरी है। और देखिए गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है, कितने अवेयरनेस हम देखेंगे FM पे रेगुलर एड्स आते हैं, कितने यहाँ तक कि अब तो आप अगर मोबाइल देख रहे हैं रील्स भी आपको दिखती हैं। एक रील में तो तब्बू बनी बैठी हैं, वो एक शिकार हुई है AI डीफेक के, एक बैंकरप्सी का। तो ये देखिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारी तरीके से मुहिम चला रही है कि जहाँ पे हम लोगों को अवेयर कर सकें कि डिजिटल वर्ल्ड में हैं आप ये मान के चलें कि आपका सारा डेटा सबको पता है। इट्स जस्ट दैट हाउ यू कैन सिक्योर। आप जैसे घर से बाहर ताला मार के निकलते हैं ना, तो आप मान के चलें कि आपका मोबाइल भी आपकी तिजोरी है। तो आप ये मानते हैं कि साइबर क्राइम को सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस रोक सकती है? हम ये कहें कि साइबर पुलिस इसको सॉल्व करे, जुडिशरी इसको फैसला दे और हमारी प्रोटेक्शन बनाए, तो इसमें अवेयरनेस फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल सर, आई टोटली अग्री टू दिस कि सिर्फ साइबर अवेयरनेस ही सबसे पहले क्राइम को रोक सकती है। आप क्राइम हो गया उसके बाद तो पुलिस काम कर ही रही है, लेकिन अगर आप ये ऐसा क्राइम है जो आप भी रोक सकते हो। फिजिकल क्राइम में तो चलो आपके पास कोई आया, आपको मर्डर करके चला गया, आपको पता ही नहीं चला, आप वहां पे भी जबकि सेल्फ डिफेंस यूज करते होगे। एक आदमी वहां पे भी सेल्फ डिफेंस यूज करता है, तब तक लड़ता है जब तक वो लड़ सकता है। तो हम इस डिजिटल की दुनिया में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम अपने फोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते? क्यों नहीं हम अपनी फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते? क्यों नहीं हम अवेयर हो सकते हैं कि हम हर लिंक को जबरदस्ती नहीं खोले? अभी हाल फिलहाल में मैं देख रही थी कि शादी के कार्ड तक को आपने खोला और आपके पैसे डिडक्ट हो गए, क्योंकि .ap के फाइल बन के आती है। बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर रैंडमली कोई शादी का कार्ड दे रहा तो आप क्यों खोले? क्योंकि आउट ऑफ क्यूरोसिटी। हम आम पब्लिक को बड़ी क्यूरोसिटी है दूसरे की दुनिया में झांकने की कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो अगर कोई फाइल आपके पास आ रही है, किसी और का कुछ है, कोई और न्यूज़ है, कोई और वो, तो आप हर चीज़ को इसे एक मैजिक बॉक्स ना समझें, क्योंकि ये कुछ भी निकलेगा, इट विल बी सरप्राइज बॉक्स। आपके अगेंस्ट क्या बनकर आ रहा है ये आपको नहीं पता। तो बेटर यही है कि आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहें, सतर्क रहें। वही एक तरीका है कि आप अपने इस क्राइम से बच सकते हैं। मैम एक आखिरी सवाल कि सोशल मीडिया ने, रील्स की दुनिया ने लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है? लाइक मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप की। कई बार क्या होता है, किसी की रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल लेवल पे चल रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली की, बट होता क्या है कि वो रील्स देखते हैं एक रिच क्लास के पर्सन की, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको लगता है सोशल मीडिया ने लोगों को इस मामले में खासकर ओवर अवेयर कर दिया है? तुषार, ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछो, मैं सच बता रही हूँ, मैं वाकई में बहुत, मुझे देख के ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि लोग, स्पेशली वुमेन्स, आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द इंस्टाग्राम लाइफ ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, जो एक लाइफ दिखा रहे हैं कि हम एक 100% एक ऐसे बॉक्स में फिट बैठते हैं जहां हम एक आदर्श डॉटर इन लॉ हैं, आदर्श बहू हैं, आदर्श बीवी हैं, माँ है, सब कुछ है, एक एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेस वूमन भी है। ऐसा नहीं है। हर इंसान की लाइफ में अपनी कमियां हैं, हर इंसान में कमियां हैं जो सोशल मीडिया की दुनिया में उजागर नहीं होती हैं। और क्योंकि उस तरह की लाइफ को देखते हुए, उस तरह की पर्सनालिटी को एक आम औरत परसीव करना चाहती है, और वो पूरे दिन लगी रहती है इंस्टाग्राम में रील्स बनाने के लिए, बच्चों को नहीं देखते, अपने घर को नहीं, वही एक अल्टीमेटली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का कारण बनता है। तो मुझे ये कहना है कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप ज़रूर निकालें, लेकिन नॉट कॉपिंग अदर्स, उनको कॉपी ना करें, क्योंकि जब आप कॉपी करते हैं तब आप टैलेंट नहीं निकाल रहे हैं, आप अपने घर एक ऐसी चीज़ इनवाइट कर रहे हैं जो बाद में आपके डिस्प्यूट को एक बहुत बड़ा वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको लगातार कि आप उस डिस्प्यूट में जाएं। करेक्ट। वो आपके माइंडसेट को लगातार इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है कि आपको वैसी जिंदगी नहीं मिल रही जो आपको दूसरे की भी दिख रही है। करेक्ट। और उसकी जिंदगी में वो बड़े बड़े ब्रांड्स लेके घूम रहे हैं, वो आए दिन वेकेशंस पे जा रहे हैं, तो हम भी यही करें। और जनरली हम देखते हैं कितने केसेस, मैं जब फाइल करती हूँ, मैंने केस में मैंने सर पकड़ लिया। मेरा एक क्लाइंट जिसने आई थिंक 1 साल की शादी में कम से कम 15 डेस्टिनेशंस अपनी वाइफ को वो लेके गया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद उसने हाई 5 स्टार होटल्स में उसको खाना खिलाया है, ब्रांडेड शॉपिंग कराई है, ब्रांडेड वेकेशंस पे गए हैं, लेकिन अंत में 1 साल बाद उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स फाइल होता है। तो मैं ये सोचना चाहती हूँ कि जब सारी खुशियाँ देने के बाद भी और अपनी लेवल से आगे जाने के बाद भी अगर इस तरीके की हमारे मैरिज को इस तरह का एंड मिलना है,
तो क्योंकि वहाँ जो हस्बैंड है वो उस लेवल तक जाके उस वाइफ की डिमांड्स पूरी कर रहा था जो उसकी खुद की कैपेबिलिटीज, ओवर डिमांडिंग हो जाता है इंसान, ओवर डिमांडिंग, और वहाँ खुद भी कैपेबल नहीं है, और वो ऐसे लोग फिर दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस केस में मैं बता रही हूँ ना, वहाँ पे वो लड़का एक चिट में लिख के अपने कमरे के बाहर छोड़ता था कि मुझे कल इतने पैसे चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि लड़की ने साफ रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे। तो वो चिट, क्योंकि ऑब्वियसली एक पुत्र मोह में आके पेरेंट्स जो हैं करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उन्होंने किया, बट 1 साल बाद उसका रिजल्ट यही निकला। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे पार्टनर के लिए इस लेवल तक जाके अपने पेरेंट्स को या अपने आप को दुख ना दें जहाँ पे आप लगे कि आपकी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। ये रील वाला सिस्टम मैं बिल्कुल मानती हूँ, ये एक अपने आप में ख़राब कर रहा है उस यूथ को जो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि हमारी लाइफ भी उसी तरीके से चले जो एक इन्फ्लुएंसर की तरह चलती है। वो ये भूल जाते हैं कि वो एक किरदार निभा रहे हैं उस टाइम। वो सिर्फ 90 सेकंड्स या 3 मिनट की रील जो है ना, वो सिर्फ उतने पार्ट में वो लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद हमारी और आपकी भी लाइफ वैसी नहीं है जैसी हम यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है, एक पर्सनल लाइफ अलग है, और हर लाइफ को हम अलग अलग तरीके से जीते हैं। बट स्टिल होता क्या है कि लोगों को लगता है यही है और यही वो सही है जो हमें भी होना चाहिए। वहां पर मामले बिगड़ जाते हैं। जिस बात का आपने कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का बहुत बड़ा बेस बनता है वो। शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। मेरी कोशिश ये थी कि लोगों को प्रॉब्लम की जड़ समझ में आए, अवेयरनेस आए, और ये समझ में आए कि अगर हम फंस गए तो हमें क्या करना चाहिए। स्टिल आई थिंक कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को भी छोड़ दिया होगा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जरूर करेंगे। आप लोग हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप, या आपका कोई पर्सनल मामला हो जो आपको लगता है कि फंस गया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जूही जी से कुछ ना कुछ आपको डिस्कस करा के मैं आप कुछ ना कुछ उसमें आप लोगों को हेल्प करवाऊं। वेल, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। एंड वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू सो मच।